शाह साहब, नक्शा मैंने खोल दिया इसका, आपने हुर्मुज़ का। मुझे ये बताएं कि ये नेवल ब्लॉकेट से मुराद क्या होती है। नंबर 2, जो सेंटकॉम और प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट है उसमें फ़र्क है और समझ ये आ रहा है कि प्रॉबेबली ये ईरानियन पोर्ट्स का ब्लॉकेट होगा। तो ये मुमकिन होगा अमेरिका के लिए नेवल ब्लॉकेट पूरा करना, उससे मुराद क्या होगी? बहुत शुक्रिया जामी, मुझे प्रोग्राम में लेने का। बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है। देखिए, नेवल ब्लॉकेट आप उस एक्शन को कहते हैं हम्म। जिसमें आप अपने दुश्मन के खिलाफ पानी का एक ऐसा हिस्सा पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं जहां से उसकी पोर्ट्स पे माफ कीजिए, उसकी पोर्ट्स पे आने जाने वाले तमाम शिप्स, वो किसी भी मुल्क मुल्क के हों, हम्म। बशमूल आपके दुश्मन के मुल्क के, उन सबको आप रोक देते हैं। अच्छा, अब ये एक क्लोज ब्लॉकेट होता है, एक डिस्टेंट ब्लॉकेट होता है। यानी क्लोज ब्लॉकेट ये होता है कि जो आपका दुश्मन है उसके पोर्ट्स के बिल्कुल करीब आप ब्लॉकेट कर लें, या डिस्टेंट ब्लॉकेट होता है कि आप समंदर में किसी ऐसी जगह में जहां से उसके लिए आने जाने वाले शिप्स को आप कंट्रोल कर सकें और उनको वहां से भगा सकें। तो अमेरिका जो इस वक्त ऐलान किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो जो मुझे लगता है वो क्लोज ब्लॉकेट का लगता है। ठीक। यानी ईरान के करीब वो ब्लॉकेट करेंगे। ये हम्म। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। देखिए, ईरान की तमाम पोर्ट्स जो हैं वो जी, फैसल शाह साहब। तकरीबन पर्शियन गल्फ के अंदर पोर्ट है उनकी। चाबहार पोर्ट जो ठीक। बड़ी पोर्ट है, हम्म। वो स्ट्रेट ऑफ मशरिक में, जो ठीक। गल्फ ऑफ ओमान में। हम्म। अच्छा, गल्फ ऑफ ओमान वो पानी है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अरेबियन सी से मिलाता बिल्कुल है। तो ठीक। अब अगर अमेरिका ने ये तहिया कर लिया है कि मैं ईरान के तमाम पोर्ट्स पे आने जाने वाले ट्रैफिक को रोकूंगा, तो फिर वो ऐसी जगह पे लगाएगा जहां से चाबहार भी कवर हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कवर हो जाए, और फिर जो पर्शियन गल्फ में सारी पोर्ट्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। तो ये क्लोज ब्लॉकेट के जुमरे में आता है। अच्छा जामी, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्लॉकेट एक एक्ट ऑफ वॉर है। हम्म। आप जब इसको डिक्लेयर कर देते हैं तो आप तबले जंग बजा रहे हैं, आप ऐलाने जंग कर रहे हैं। हम्म। तो इसको वॉर समझा जाता है। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप वाकई ही ब्लॉकेट लगा रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि वो सीज फायर को ब्रीच कर रहे हैं। हम्म। वो जंगी इकदाम कर रहे हैं जिस पे ईरान अपना हक महफूज रखता है जवाब देने का। बिल्कुल ठीक। एंड अब आ probably जाइए कि probably इसका क्या रिएक्शन है। दिस इज वाई जो ईरानियन तर्जुमान है वो ये कह रहे हैं कि ये या तो गल्फ की जो पोर्ट्स हैं वो सबके लिए सेफ होंगी या फिर किसी के लिए सेफ नहीं होंगी। अभी उनकी रद्द-ए-अमल है बिल्कुल, इसके ऊपर फॉरेन बिल्कुल। स्टेटमेंट। बिल्कुल, लेकिन ईरान को मैं फिर ये बेसिकली क्रेडिट देता हूँ। एक दफा फिर उन्होंने थोड़ी सी दानिशमंदी और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। उनकी स्टेटमेंट ये भी है कि ये अमेरिका का पॉलिटिकल एक ऐलान है, अमली इकदाम नहीं है। यानी ठीक। ईरान बेसिकली ब्रीच ऑफ सीज फायर से बचना चाह रहा है और वो अमेरिका को भी एक एग्जिट दे रहा है हम्म। कि आप अगर इसको अमली इकदाम ना बनाएं तो हम सीज फायर को ब्रीच नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर अमेरिका अपने जहाज आगे लेकर आता है, हम्म। जिस जगह पे मैं बता रहा हूँ गल्फ ऑफ ओमान में, वो वहां उनका नाका लगाता है, तो फिर वो ईरान के मिसाइल्स और ईरान की जो पासदारान इनकलाब की नेवी है उसकी रेंज में भी उसकी रेंज आ में आ जाएंगे। जाएगी। एडमिरल साहब, कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट सर, जहां आपने थोड़ी बात छोड़ी कि अगर वो रेंज में आ जी, जाते हैं उनके, एडमिरल साहब, जहाज जो हैं या उनकी जो नेवल माइट है ईरानियंस की, तो ये तो वो काम था जिससे दूरी के लिए इनके बहरी बेड़े कोई बहुत दूर चले गए थे। दे डिड नॉट कम नियर टू द ईरानियन वाटर्स। जी, ये दूर गए थे क्योंकि इनके ऊपर अटैक्स हुए थे और डैमेज की भी खबरें आई थी। बाजारी बात है कि हम तस्दीक नहीं कर सकते उस चीज को, क्योंकि किसी इंडिपेंडेंट इदारे ने नहीं बताया। लेकिन बहुत सारी जगहों से डैमेज की तस्दीक हुई थी और इसकी वजह से ये पीछे चले गए थे। और आपने अगर याद हो तो तकरीबन 10 से 15 दिन पहले ईरानी नेवल कमांडर का एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि अगर ये बहरी बेड़े दोबारा हमारे मिसाइल्स की रेंज में आए तो हम इन पे जरूर अटैक करेंगे। हम्म। तो अब अगर नेवल ब्लॉकेट स्टेब्लिश करना है, अमेरिका ने इफेक्टिव करना है, तो उसको फिर ये अपना पूरा बहरी बेड़ा आगे लेकर आना पड़ेगा। वो बेशक एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो, दो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, लेकिन उनके साथ जितने भी जहाज हैं उनको आगे आना पड़ेगा और वो बाकी आने वाले जहाजों को कंट्रोल करेंगे, रुकेंगे। हम्म। जब वो आगे आते हैं तो मैं देखता हूं कि वो ना सिर्फ ये कि ईरान की मिसाइल्स की रेंज में, ड्रोन्स की रेंज में होंगे, बल्कि पासदारान इनकलाब की नेवी भी गल्फ ऑफ ओमान में काफी स्ट्रेंथ में मौजूद है, अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो उसके भी वो अटैक्स में आएंगे। तो अब ये इन्होंने कह तो दिया है, लेकिन क्या ये इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हम्म। और अगर ये कर पाएंगे
तो इसका मतलब है कि ये ब्रीच ऑफ सीज फायर होगा और इस जंग का दायराकार बढ़ जाएगा। अगर आप चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की इस वक्त स्टेटमेंट देख लें तो वो बिल्कुल उन्होंने ये साफ कहा है कि अमेरिका को कोई हक नहीं पहुंचता है कि हमारे जहाजों को ईरान से आने जाने से वो रोकें। 13% चाइना की डिपेंडेंस है ईरान पे, लेकिन चाइना के लिए शायद इससे भी बड़ा मसला एक पॉलिटिकल और उसकी इज्जत का मसला होगा कि अमेरिकन शिप्स चाइनीज शिप्स को रोक रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फिर चाइनीज नेवी को यहाँ आना पड़ेगा अपने शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये जंग का दायराकार बढ़ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन एक प्रेशर डालना चाह रहे हैं ईरान पे, और अगर उनको सही इदराक है इसके कॉन्सिक्वेंसेस का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक तो सीज फायर ब्रीच होगा और दूसरा जंग का दायराकार बढ़ जाएगा, और जो विंडो खुली थी बातचीत की मुझे लगता है कि वो फिर दोबारा एक दफा बंद हो। बिल्कुल ठीक। अरमिर साहब, वन लास्ट थिंग सर, ये कुछ एनालिसिस ये हैं कि अगर इसके रद्दमल में ईरान के जरिए बाबुल मंदब के ऊपर को कार्रवाई की तो देन जो प्राइसेस हैं इसकी पर बैरल वो 150 प्लस जा सकती हैं, इसके खदशात हैं? जामी, मेरा ख्याल है गालिब इम्कान यही कि ईरान के पास जो ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो हुतियों की मदद से बाबुल मंदब पे डिस्टर्बेंस करे, और ये जो कॉस्ट ऑफ वॉर है जो ऑलरेडी दुनिया के लिए बढ़ गई है, ये मजीद इसमें तकरीबन कोई 30 से 35% इजाफा हो जाए। तो अगर ये हो जाता है तो जाहिर बात है कि अमेरिका के लिए फिर एक नदामत और हजीमत का सामना है कि उसके किसी भी एक्शन के आगे ईरान के पास हमेशा एक जवाबी कार्रवाई मौजूद होती है जो कि उससे बड़ी होती है जो वो एक्शन करता है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अमेरिकन को ये सोचने की जरूरत है कि ठीक है वो एक सुपर पावर है, सब मानते हैं कि वो एक सुपर पावर है, लेकिन हर वक्त का एनवायरनमेंट का एक तकाजा होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल एक और देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि 1979 के बाद पहली दफा मुज़ाकरात हुए बड़े हाई लेवल पे, लेकिन अगर आप कंपोजिशन ऑफ डेलीगेशंस दोनों तरफ से देखें तो एक बात बड़ी वाज़ेह नजर आती है कि अमेरिकन डेलीगेशन ऐसे लग रहा था जैसे वो आए हैं डिक्टेशन देने कि अगर ये हमारी शर्तें मान ली तो एग्रीमेंट हो जाएगा, अगर नहीं मानी तो हम वापस चले जाएंगे।